Jai Hind students, today we are going to study English of class 9 from your main textbook Beehive. The poem number is 10th and the name of this poem is A Slumber Did My Spirit Seal, which is written by an amazing poet who is known as William Wordsworth. So students, before we start with the poem, let us first have some brief information about our poet William Wordsworth. William Wordsworth was born on 7th April 1770 in Cockermouth, Cumbria, England. विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में इंग्लैंड के कम्ब्रिया के कॉकरमाउथ में हुआ था. विलियम वर्ड्सवर्थ attended Hawkshead Grammar School for Poetry was firmly established. वर्ड्सवर्थ ने हॉकशेड के ग्रामर स्कूल से शिक्षा हासिल की और वहीं उनका प्रेम कविताओं के प्रति स्थापित हुआ. His mother died when he was 8. जब वो सिर्फ 8 बरस के थे तब उनकी माँ का देहांत हो चुका था. While he was at Hawkshead, his father died, leaving him and his 4 siblings orphan. और जब वे हॉकशेड में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तभी उनके पिता का भी देहांत हो गया और वो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ उनके 3 और भाई बहनों को अनाथ छोड़ गए. After Hawkshead, Wordsworth studied at St. Joseph's College in Cambridge, and before his final semester, he set out on a walking tour of Europe, an experience that influenced both his poetry and political sensibilities. Hawkshead में पढ़ाई के बाद वो सेंट जोसेफ कॉलेज जो कैम्ब्रिज में है वहाँ गए और उस कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर के टाइम पर उन्होंने यूरोप का एक टूर लिया जो उनके लाइफ का सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस था और उसी एक्सपीरियंस ने पोइट्री और पॉलिटिकल सेंसिबिलिटीज़ को लेके उनके अंदर काफ़ी चेंजेस डेवलप किए. While touring Europe, Wordsworth came into contact with the French Revolution और यूरोप के टूर के दौरान उन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पता चला. This experience as well as a subsequent period living in France brought about Wordsworth's interest and sympathy for the life, troubles and speech of the common man. इस टूर के एक्सपीरियंस से जो उन्होंने फ्रांस में गुजारा उसने वर्ड्सवर्थ के अंदर एक सिंपैथी डेवलप करी जो उन लोगों के प्रति थी जो लाइफ में काफ़ी परेशानियों से गुजरे और आम आदमी जिन परेशानियों से को सामना करता है इस चीज़ में वर्ड्सवर्थ को एक इंटरेस्ट मिला. These issues proved to be of utmost importance to Wordsworth's work और इन्हीं इश्यूज़ ने एक इम्पॉर्टेंस वर्ड्सवर्थ के वर्क में हमें देखने को भी मिली. Wordsworth's earliest poetry was published in 1793 in the collections An Evening Walk and Descriptive Sketches. वर्ड्सवर्थ की शुरू की सारी पोइट्री जो 1793 में डेवलप हुई और पब्लिश हुई वो जो कलेक्शन था वो एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का था. फ्रांस में गुजरे उस समय ने वर्ड्सवर्थ के दिल में आम आदमी के प्रति रुचि और सिंपैथी भर दी. वर्ड्सवर्थ ने वहाँ देखा कि एक आम आदमी लाइफ में कितनी परेशानियों का सामना करता है. These issues proved to be of utmost importance to Wordsworth's work और इन्हीं परेशानियों और इश्यूज़ को वर्ड्सवर्थ ने अपने काम में भी दिखाया. Wordsworth's earliest poetry was published in 1793 in the collections An Evening Walk and Descriptive Sketches. वर्ड्सवर्थ की शुरुआत की सारी पोइट्री जो 1793 में पब्लिश हुई उसमें उनका यही कलेक्शन हमें देखने को मिला जो था An Evening Walk and Descriptive Sketches. He published the famous lyrical ballad in 1798 और उन्होंने 1798 में एक बहुत फेमस लिरिकल बैलेड को भी पब्लिश करवाया. His most famous work, The Prelude, is considered to be the crowning achievement of English Romanticism. वर्ड्सवर्थ का जो सबसे लोकप्रिय काम द प्रेलूड
था वो आज के समय में भी सबसे इम्पॉर्टेंट काम माना जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर गोइंग थ्रू द लाइफ ऑफ आवर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ हियर, नाउ वी शैल come back to the original and the central idea of the poem. In the poem, "A slumber did my spirit seal," the poet tells us that one whom we love very much, when leaves us, our life comes to a standstill for some period of time. "A slumber did my spirit seal" नामक इस कविता में कवि हमसे कहता है कि जिसे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं वो जब हमें छोड़कर चला जाता है तो जीवन कुछ समय के लिए गतिहीन हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो महसूस ज़रूर की होगी कि जब किसी एक व्यक्ति या किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जब हमें उस इंसान या उस व्यक्ति से बिछड़ना पड़े तो हमारी जीवन की जो गति होती है या हमारी ज़िंदगी की जो एक स्पीड होती है वो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो रुक सी गई है। बट इट इज़ अनडिनाइबली ट्रू दैट एनीथिंग कैन हैपन विद एनीबडी, लेकिन हम इस सत्य को भी नहीं बदल सकते कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है। इन द पोएम द पोएट्स बिलवड वॉज अ यंग एंड अ ब्यूटिफुल वुमन। इस पोएम द स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील में पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बिलवड की बात कर रहे हैं जो कि बहुत खूबसूरत थी और जीवन से पूरी भरी हुई थी। Once she was full of life and vigor, but now she is trapped beneath the surface of earth and revolves along with it. पोएट की बिलवड जो एक समय था जब जिंदगी से भरपूर थी, लेकिन अब वो सिर्फ इस ज़मीन के अंदर फंसकर रह गई हैं और उसी के साथ घूम रही हैं। Thus the poet gives an eternal message of life, और इसी तरह से पोएट हमें जीवन का वो अमर संदेश दे रहे हैं जो किसी भी इंसान के लिए मानना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ऐसा सच है जो हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ हमेशा नहीं रह सकता। So now, after getting the central idea of the poem here, we shall now move on to the poem. And I'll be explaining you stanza wise. Now, I'm reading here the first stanza. "A slumber did my spirit seal. I had no human fear. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years." With this here, the poem "A slumber did my spirit seal" is about the death of a loved one and poet's feeling about his beloved when he thinks about her. A slumber did my spirit seal, किसी प्रिय की मृत्यु और कवि द्वारा अपने किसी आत्मीय की मौत के बारे में सोचने से संबंधित भावनाओं के बारे में है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने अपनी पोएम के सेंट्रल आइडिया में भी देखा कि ये जो पूरी पोएम है वो एक अपने को खोने और उस दर्द को महसूस करने के बारे में है। द पोएट डिस्क्राइब्स हिज इमेजिनेशन अबाउट हिज बिलवड आफ्टर डेथ। कवि अपनी प्रिय की मृत्यु से संबंधित कल्पना का वर्णन करता है। दिस पोएम इज़ ए काइंड ऑफ एलेजी। ये कविता एक शोक गीत की तरह है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी देख चुके थे कि जो पोएम है वो एक अपने को खोने का जो दर्द महसूस कर रहा है पोएट उसे बता रहा है, और इसी तरह हम समझे कि ये एक शोक गीत है। इन दिस पोएम द पोएट सीम्स टू बी इमॉर्टलाइजिंग हर डेथ बाय सेइंग दैट शी हैड नो ह्यूमन फियर। इस कविता में कवि ये कहकर उसे अब कोई मानवीय डर नहीं है, उसकी मृत्यु को अमर बता रहा है। इस पोएम में हमारे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहना चाह रहे हैं कि अब जब उनकी बिलवड की डेथ हो गई है तो उन्हें अब किसी भी तरह का कोई भी डर, कोई भी परेशानी नहीं है। नाउ earthly years were no longer a matter of concern for her because they cannot make her older now. अब पृथ्वी के वर्ष उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं रह गए क्योंकि वह अब
उम्र दराज नहीं बन सकती। इस लाइन का मतलब ये है स्टूडेंट कि अब जब पोएट की बिलावेड या उनकी प्रिय जिनकी डेथ हो चुकी है, अब अर्थ का रूल कि हम एज करते हैं दिन के साथ, साल के साथ, अब वो उनके ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब अर्थ के रूल या जीवन के जितने भी रूल्स हैं उन पर वो रूल्स बिल्कुल लागू नहीं करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आई शैल रीड हेयर द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम, दैट इज नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नाइदर hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course, with rocks and stones and trees. In the second stanza, he is describing her dead body. She is not able to perform any of the physical movement or activity now. So students, दूसरे स्टैंजा में पोएट अपनी बिलावेड या अपनी प्रिय की डेड बॉडी के बारे में बता रहे हैं। अब वह अपना कोई शारीरिक काम अथवा गति करने के सक्षम नहीं है। इसमें पोएट हमें समझा रहे हैं कि क्योंकि वो अब डेड हो चुकी हैं, तो ना वो कोई फिजिकल काम कर सकती हैं, ना वो चल सकती हैं, ना कोई मूवमेंट कर सकती हैं। इन द लास्ट टू लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स दैट शी इज़ नाउ अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, रिवॉल्विंग अलॉन्ग विथ इट ऑन इट्स पाथ। जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे एक पर्टिकुलर स्पीड में रोटेट होती है। तो इसी चीज़ को पोएट अपने बिलावेड की डेथ के साथ कंपेयर करके बता रहे हैं कि अब वह ज़मीन के नीचे अपने पथ पर घूम रही हैं। He tells us that like other stones, rocks and trees, she also revolves with the earth now. वह कहते हैं कि अन्य पत्थरों, चट्टानों तथा पेड़ों की तरह वह भी पृथ्वी के साथ घूम रही हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिश्चियन लोग जिनकी डेथ हो जाती है उन्हें ज़मीन में ही दफना देते हैं, और जब कोई भी चीज़ ज़मीन के अंदर चली जाती है तो वो उस अर्थ के साथ ही अपने एक्सिस पे घूमेगी, जैसे कि हमारी अर्थ घूम रही है। तो स्टूडेंट्स, विद दिस आई एंड दिस अमेजिंग पोएम हेयर। लेकिन इस पोएम को एक बार और अच्छे से समझने के लिए लेट अस मूव बैक टू द मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम। द फर्स्ट पॉइंट हेयर इज दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। ये कविता किसी प्रिय की मृत्यु से संबंधित है। द सेकेंड पॉइंट हेयर इज द पोएट्स फीलिंग अबाउट हिज बिलवेड व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ। ये कविता कवि के उन मनोभावों के प्रति है जब वह अपने प्रिय की मृत्यु के विषय में सोचते हैं। इस पोएम में हमें यही देखने को और महसूस करने को मिला है कि पोएट किस प्रकार अपनी बिलवेड को खोने के बाद एक गम और शोक में उतर चुके हैं। पोएट इज सेटिस्फाइड अबाउट हिज बिलवेड्स कंडीशन आफ्टर डेथ। कवि अपनी प्रिय की मृत्यु के बाद की अवस्था से संतुष्ट हैं। इस लाइन में हमें ये पता चलता है कि भले ही पोएट अपने बिलवेड को खोने की वजह से काफ़ी गम और काफ़ी शोक में है, लेकिन वे इस बात से संतुष्ट हैं कि अब उनकी बिलवेड जिनकी डेथ हो चुकी है, ना उन्हें कोई ह्यूमन फियर रहेगा और ना ही जीवन के जितने भी रूल्स और नियम हैं जो एक जिंदा व्यक्ति पे फॉलो होते हैं वो उनकी बिलवेड पे फॉलो नहीं होंगे। मतलब ना वह किसी बात को लेकर भय में रहेंगी, ना उनकी एज आगे बढ़ेगी। शी इज़ सेंसलेस and has become a part of nature. Time has not effect upon her. वे एक संवेदन शून्य हैं तथा प्रकृति का एक हिस्सा बन गई हैं। समय अब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि जो पोएट की बिलवेड हैं वो एक सेंसलेस पार्ट में जो नेचर का है वहाँ पहुँच चुकी हैं, जहाँ उन्हें अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी।
और वो एक गहरी नींद में पहुंच चुकी हैं, जो हमारी पोएम का मेन टॉपिक भी है। और अब समय या कोई भी चीज़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। His beloved has no human fears as she is unaffected by pain, sorrow or worries of life. विलियम वर्ड्सवर्थ की beloved या उनकी प्रिय वो अब मानवीय भावों से ऊपर उठ चुकी हैं, क्योंकि अब उनके दिल पर या उनके शरीर पर पीड़ा, दुख या जीवन की तकलीफ़ों का कोई असर नहीं पहुंचेगा। So students, after hearing and understanding all these main points of the poem, I hope you have got a greater and a bigger picture of this amazing poem. अब इस पोएम में आए हुए उन सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पोएम और अच्छे से समझ आ पाए। The first word here is slumber, which means sleep. Slumber का मतलब होता है नींद, लेकिन पोएम में जो स्लम्बर वर्ड यूज़ किया गया है या जिस जगह वो इंडिकेट किया गया है उसका मतलब है डेथ। स्पिरिट मीन्स सोल, मतलब आत्मा। द नेक्स्ट वर्ड हेयर इज सील, मीन्स टू क्लोज। सील का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद कर देना या जड़ करना। द नेक्स्ट वर्ड हेयर इज फियर, विच मीन्स फ्राइटनेस। फियर का मतलब होता है डर या भय। द नेक्स्ट वर्ड हेयर इज सीम, विच मीन्स अपीयर। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना या किसी चीज़ का दिखना। द नेक्स्ट वर्ड हेयर इज अर्थली, विच मीन्स रिलेटेड टू वर्ल्ड। अर्थली का मतलब है सांसारिक या वो सभी चीज़ें जो हमें अर्थ से जोड़े रखती हैं। द नेक्स्ट वर्ड हेयर इज मोशन, विच मीन्स मूवमेंट। मोशन का मतलब होता है गति, एक जगह से दूसरी जगह जाना या हिलना, उसे हम मोशन कहेंगे। द नेक्स्ट वर्ड हेयर इज फोर्स, विच मीन्स पावर। फोर्स का मतलब होता है शक्ति। अनदर वर्ड हेयर इज डायर्नल, विच मीन्स हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ अ डे। डायर्नल का मतलब होता है दैनिक, ऐसी चीज़ें जो पूरे दिन में प्रकट होती हैं। द नेक्स्ट वर्ड हेयर इज कोर्स, विच मीन्स पाथ। कोर्स का मतलब है पथ या मार्ग या रास्ता। सो विद दिस हेयर आई एंड ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द चैप्टर एंड नाउ। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी और काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये पोएम आम पोएम्स के कंपैरिजन में काफ़ी अलग थी, लेकिन उतनी ही डीप और उतनी ही गहरी थी। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें अपने के खोने के गम को कैसे डील करें ये बताया, और हमें ये भी बताया कि हम उस परेशानी से बाहर कैसे आ सकते हैं और उस गम को वक्त के साथ धीरे धीरे भुला कैसे सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स दैट यू एंजॉयड दिस पोएम अ लॉट। सो स्टे सेफ। जय हिंद।